कहानी की शुरुआत में हम माया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हर रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए एक टोलिंग बूथ पर काम करती है। लेकिन आज उस एरिया में काफी कम गाड़ियां आई हैं, पर एक गाड़ी है जो हर रोज आती है और उसमें बैठा हुआ शख्स माया को तंग भी करता है, जिससे कि वो बहुत परेशान रहती है। और इसी वजह से उसने अपने सबसे करीबी दोस्त डैनी को भी इस बारे में बताया, पर उसका कहना है कि वो उसे इग्नोर करे। लेकिन आज वो आदमी हद पार कर देता है। वो अपनी कार से उतरकर माया के पास आता है, पर वो आदमी उसे रायू नाम से पुकारता है। लेकिन माया इन सब बातों से इनकार कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद माया देखती है कि वो एक बड़ा सा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखकर वो घबरा जाती है और बूथ से बाहर निकलकर भागने लगती है। लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है। लेकिन इतनी देर में उसने उसके पैरों में एक चाकू मार दिया था, जहाँ पर एक कट का निशान दिखता है। खैर समय बीत जाता है। माया ने उस हादसे के बाद वो जॉब छोड़ दिया था। अब उसने अपनी दोस्त डैनी के साथ एक बिजनेस कर लिया है, पर वो कुछ खास चल नहीं रहा है। कुछ दिनों बाद माया को उसकी आंटी के पास एक फोटो मिलता है जो कि उसके मॉम डैड का था, और फोटो में वो भी थी। लेकिन दोनों की नजर इनके पीछे बने घर पर जाती है जो माया के पेरेंट्स का था। इसके बाद जब वो उस फोटो को पलटते हैं तो उन्हें वहाँ उस घर का एड्रेस भी मिलता है, और इस फोटो में लिखा था रायू, यानी कि वो आदमी सच बोल रहा था। अब माया का असली नाम रायू है, लेकिन उसे इतना सब कुछ कैसे पता था, वो उसे मारना क्यों चाहता था, ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब दोनों के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस घर को क्लेम करें और उसे बेचकर जो भी पैसे मिले वो अपने बिजनेस में लगा दें। लेकिन इसके लिए उन्हें गांव जाना होगा, क्योंकि शायद वहां किसी पर इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। लेकिन तभी माया को कुछ महसूस होता है। जब वो वॉशरूम जाकर देखती है तो उसके पैर में वही कट से एक पेपर बाहर आ रहा था। उस छोटे से नोट को वो बाहर निकालती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, इसलिए वो उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब वो डैनी को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है और इसके बाद वो लोग बस में बैठ जाते हैं, जहां माया अपने को पैसेंजर को वो नोट दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। वो देखकर कहता है कि एक रक्षा कवच है जो आत्माओं को दूर रखता है। लेकिन आखिर ये माया के पैर में कैसे पहुंचा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इधर माया को सड़क के किनारे 3 बच्चियां बार बार दिखाई दे रही थी, जो कौन थी और यहाँ इतनी रात में क्या कर रही थी ये किसी को पता नहीं है। फाइनली ये लोग बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन विलेज तक जाने के लिए कोई टांगे वाला राजी नहीं था, और बड़ी मुश्किलों बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो चलने के लिए मानता है। और रास्ते में वो उन्हें उस गांव के बारे में बहुत सी चीजें बताता है, जैसे कि वहां पर घर तो बहुत सारे हैं लेकिन लोग बहुत ही कम थे, जो थे वो किसी अनजान चीज की वजह से मारे गए। ये सब सुनकर उन्हें बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद वो उन्हें गाँव के सरपंच के घर के आगे छोड़ देता है, लेकिन वहाँ वो नहीं था। उसकी माँ बाहर आती है, जिन्हें माया अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताती, और वो कहती है कि हम स्टूडेंट हैं और यहाँ पर पपेट हिस्ट्री के बारे में खोज करने के लिए आए हैं। पर वो लेडी कहती है कि आज कोई नहीं है, तुम लोग कल आना। लेकिन आज रात ये कहाँ गुजारेंगे, यहाँ तो उन्हें कोई जानता भी नहीं है। तो माया को यहाँ पर वही पुराना घर याद आता है। वो उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है, जो पिछले 20 सालों से बंद था। वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। वहां माया को अपने मॉम डैड की कई सारी फोटोज मिलती हैं, लेकिन उन सारी फोटोज में कहीं भी माया नजर नहीं आ रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, शायद कोई मर गया था, उसे वो लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे। अब वो दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर वो गाँव के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहाँ माया को अपनी मॉम डैड की ग्रेव भी मिलती है। वहाँ वो थोड़ी दूर रुकते हैं, पर आते समय उन्हें पता चलता है कि ये सिमेट्री असल में उसके पेरेंट्स ने ही बनवाई थी, लेकिन गांव वालों ने उनके नाम छुपा दिया। शायद वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, और अब दोनों घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उस रात माया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो डैनी को भी उठाती है, लेकिन वो नहीं उठती, वो अकेले ही जाती है। पर ये आवाज दूसरे घर से आ रही थी, जहाँ पर हम एक औरत को लेबर पेन में देखते हैं। उसकी डिलीवरी होते ही सब कुछ चुप हो जाता है। उसी दौरान वहाँ पर सरपंच आते हैं।
जो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और फिर उस बच्चे की आवाज ही नहीं आती। तो यहाँ उन्होंने उस बच्चे के साथ क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन जब अगले दिन ये दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज फिर से गांव में किसी की मौत हो गई है और उसे दफनाने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सवाल माया के दिमाग को परेशान करने लगता है। वो दोनों उनका पीछा करते हैं और इस बार उन्हें पता चलता है कि ये उसी बच्चे का फ्यूनरल है और वो तो जिंदा था और सरपंच उसे कहीं ले गया था। क्या पता इसमें उसी का हाथ हो। अब कुछ ही देर बाद सरपंच पहली बार उन दोनों को देखता है। वो उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो माया उन्हें वही बताती है कि वो स्टूडेंट है और यहाँ पपेट हिस्ट्री के बारे में जानने आई है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इसलिए वो उनकी एज पूछते हैं। तो माया झूठ बोलती है कि वो 20 साल की है। जिसके बाद सरपंच कल उन दोनों को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही डरे हुए थे और सबसे ज्यादा तो डैनी। लेकिन माया उसे घर भेज देती है ताकि वो आराम कर सके और खुद जाकर वो खाने का सामान खरीदती है। एक शॉप पर उसे रथी नाम की एक लड़की मिलती है जो काफी शरीफ और अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस गांव में नई नई आई है, क्योंकि जब माया उससे अपने घर के बारे में पूछती है तो वो कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन उसकी नानी जो कि पीछे बैठी थी वो बताती है कि वो घर शैतान का है, वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए था। अब ये बात माया को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि वो लोग उसके मॉम डैड को शैतान कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जिसके पास 2 लोग आते हैं जो उसे यहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि ये घर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि सिरायू नाम की लड़की का है। अब डैनी सोचती है कि यही सही मौका है, इसी बहाने क्या पता उन्हें पेपर्स भी मिल जाएं, इसलिए वो उन्हें सच बताती है जिससे वो दोनों लोग कहते हैं ओ तो तुम ही हो रायू, फिर तो तुम्हें हमारे सरपंच के पास जाकर इस घर के पेपर ले लेने चाहिए। डैनी को उनकी बात सही लगती है और इससे उसकी दोस्त की मदद भी हो जाएगी। अब वो उसे बिना बताए दोनों के साथ सरपंच के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन यहाँ वो दोनों उसे जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे और ये देखकर डैनी समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। एक आदमी उसके सर पर किसी चीज से वार करता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसके आसपास वही लोग मौजूद थे, पर उनके साथ एक और शख्स था और वो था गांव का सरपंच। डैनी बार बार कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। हम वहाँ पर कुछ हजारों को भी देखते हैं जैसे कि आज वो लोग डैनी की बलि देने वाले हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सरपंच की माँ आ जाती है जिसे देखकर डैनी को लगता है कि शायद वो उसे बचा लेगी, लेकिन वो तो उल्टा उसका गला काट देती है और फिर उसकी स्किन को उतार कर उसके शरीर से अलग कर देती है और फिर बाहर आकर उसे टांग देती है। लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये क्यों शैतान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब माया घर आती है तो डैनी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। यहाँ तक कि सरपंच के घर भी जाती है, लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ। शाम से रात हो जाती है लेकिन डैनी का कोई पता नहीं था। माया एक बार फिर से सरपंच के घर जाती है, लेकिन वहाँ किसी तरह का प्रोग्राम हो रहा था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। वहाँ माया को भी वो 2 लोग मिलते हैं जिन्होंने डैनी को मारा था। अब वो उससे भी पूछती है, लेकिन वो लोग भी उसे बातों में भटका देते हैं, जिससे माया अब घर आती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से डैनी यहाँ पर आई थी। उसी दौरान एक बच्ची उसके पास आती है जो उसे बताती है कि पास वाले घर में एक औरत माँ बनने वाली है। तो माया उसका पीछा करते हुए उस घर में पहुँचती है, जहाँ की खिड़की से वो जो देखती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक औरत ने बिना स्किन वाले बच्चे को जन्म दिया था जो बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ पर सरपंच भी मौजूद था जो उस बच्चे को पानी में डुबाकर मार देता है और ये देखकर माया की रूह कांप जाती है। उससे कुछ हल्की सी आवाज निकल जाती है जिससे कि सभी को पता चल जाता है कि बाहर कोई है। पर वहाँ उस बच्चे का बाप सरपंच से कहता है कि आपने तो कहा था कि ये श्राप अब खत्म हो चुका है, तो फिर ये कैसे हुआ। यहाँ सरपंच के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। तभी गेट खुलता है तो वहाँ राथी थी, वही शॉप वाली लड़की। कुछ समय के बाद वो माया को लेकर उसके घर जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। उसे ये भी बताती है कि वो
रायु है, लेकिन उसने ये बात किसी को बताई नहीं थी। यहाँ माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर दिन लोग क्यों मर रहे हैं और बिना स्किन के बच्चे यहाँ पर क्यों पैदा हो रहे हैं। तब राधी उसे एक अतीत की कहानी सुनाती है कि आज से कई साल पहले माया के दादाजी इस गांव के लीडर हुआ करते थे। उनकी लोग बहुत ही इज्जत करते थे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो लीडर बन गया डोनोवोंग सू, जो काफी ज्ञानी और शार्प माइंडेड आदमी था। वो हर किस्म का काला जादू कर सकता था। कुछ समय बाद उसने शांति नाम की लड़की से शादी कर ली। अब यहाँ आपको इन दोनों लोगों की शक्ल कहीं देखी देखी सी लग रही होगी, तो यही है माया के पेरेंट्स शांति और डोनोवोंग सू। दोनों बहुत ही खुश थे अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन आखिरकार 5 साल बाद शांति माँ बन गई, लेकिन गांव में किसी ने भी उनके बच्चे को नहीं देखा। धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। दोनों ने खुद को घर में कैद कर लिया, खासकर डोनोवोंग सू। पर उसके बाद गांव में कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। एक एक करके 3 छोटी बच्चियां गायब हो गईं। किसी को कुछ पता नहीं था कि असल में वो कहाँ गई। पर एक दिन डोनोवोंग सू अपनी छोटी सी बेटी रायु के साथ सालों बाद घर से बाहर निकलता है और सभी उसकी बेटी को देखकर हैरान होते हैं। पूरे गांव में अलग अलग बातें फैलने लग गई थी। उनके घर की नौकरानी निया, जो कि सरपंच की माँ है, वो सबसे कहने लगी थी कि मैंने डोनोवोंग सू को कोई ब्लैक मैजिक करते हुए देखा है। शायद उनकी बेटी को कोई बीमारी है, लेकिन ये बात उनसे जाकर कोई नहीं कर सकता। सभी उससे डरते हैं। लेकिन एक दिन गांव में बहुत ही भयंकर चीज होती है। जब सभी लोग डोनोवोंग सू का पपेट शो देख रहे थे, तभी उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है और वो वहां बैठे एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी। लेकिन एक मेड ने रायु को बचा लिया और सिटी ले आई। तब से ही लेकर आज तक इस गांव में श्राप चढ़ गया है, जिसमें हर न्यूबॉर्न बेबी बिना स्किन के पैदा होता है। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से होते हुए आ रहा है। सरपंच का कहना है कि श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें उस आदमी की बेटी यानी कि रायु की स्किन इन्हें एक लेदर पपेट से बनाना होगा, जिसके बाद ये श्राप खत्म हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर गांव वालों को पता चल चुका था कि उन्होंने गलत लड़की को मार दिया है, वरना अभी तक श्राप खत्म हो जाना चाहिए था। और इसलिए वो रायु को ढूंढना शुरू करते हैं। वो राधी के घर भी जाती है, लेकिन उसने उसे छुपा लिया था। उनके जाने के बाद राधी उसे बताती है कि ये लोग तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। यहाँ राधी को पहले से ही पता था कि माया ही रायु है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करती है, क्योंकि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ये श्राप कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, पर एक श्राप को दूसरे श्राप में बदला जा सकता है। और जो आदमी माया को मारने के लिए शहर गया था, वो राधी का हस्बैंड था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी स्किनलेस पैदा हो, जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। लेकिन राधी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो उसे लेकर गांव के बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी गांव वाले उसे देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। उसी समय माया को न जाने क्या हो जाता है और वो वहीं गिर जाती है, और तभी उसके सामने 3 बच्चियों की आत्मा आती है। ये असल में वही लड़कियां थीं जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। यहाँ अतीत का एक और सच पता चलता है। हम देखते हैं कि अभी अभी शांति की शादी हुई है, लेकिन वो प्यार असल में सरपंच से करती है, न कि डोनोवोंग सू से। कुछ दिनों बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन निया, जो कि सरपंच की माँ थी, वो शांति को पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उसने काला जादू किया, जिससे कि उसका बेटा शांति से दूर हो जाए और जो बच्चा उसके पेट में था वो पैदा होने से पहले ही मर जाए। उसका ये जादू काम तो करता है, लेकिन वो बच्ची मरती नहीं बल्कि बिना स्किन के पैदा हो जाती है। और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर डोनोवोंग सू से देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने गांव के 3 छोटी बच्चियों को अगवा किया और उनकी बलि दे दी, जिसके बाद उसकी स्किन एक लेदर पपेट से बना दिया, जिससे कि कुछ दिनों बाद रायु ठीक होने लगी। लेकिन ये बात निया को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अपने बेटे को झूठी कहानियां बताकर उसे अपने वश में कर लिया और डोनोवोंग सू का खून करवा दिया। तब से ही लेकर आज तक ये तीनों बच्चों की आत्मा यहाँ भटक रही है। वो माया को तब से ही दिख रही है जब से उसने अपने पैर के कट से वो पेपर निकाला था, जो कि उसके डैड ने डाला था। वो असल में एक रक्षा कवच था। जिस दिन वो निकला उसी दिन से ही माया को वो सब दिखने लग गया था। वो तीनों बच्चों की आत्मा, अब वो आत्मा उन्हें बताती है कि तुम्हें हमारे कंकालों को, हमारी स्किन को बस दफनाना है, जिसके बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा और सभी को मुक्ति मिल जाएगी। वो कंकाल अभी भी उनके
के घर में मौजूद है। माया ऐसे ही करती है, वो बेसमेंट से इनके कंकाल को बाहर निकालती है और फिर उन्हें दफना देती है। लेकिन इसके बाद भी निया को चैन नहीं था, क्योंकि उसे रायू के दादाजी ने कभी वो इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। इसलिए अब वो माया को मारना चाहती है। अब वो उसे पकड़ लेती है और उसी तरह लटका देती है जैसे डैनी को लटकाया था। लेकिन इस बार माया सरपंच को बताती है कि उसने श्राप को सही कर दिया है, अब कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होगा। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब वो उसे मारने वाला था कि तभी वहाँ एक लेडी आकर सरपंच को बताती है कि श्राप खत्म हो गया है, हमारा बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है। तो माया सरपंच से कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, लेकिन आपकी माँ ने आपके ऊपर काला जादू किया। अब ये सब जानने के बाद सरपंच पागल हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो खुद को मार लेता है और अपने बेटे को मरता हुआ देखकर उसकी माँ भी खुद को मार लेती है। अब माया अपनी जान बचाकर रोड की तरफ भागती है और एक ट्रक में बैठकर शहर आ जाती है। अब कहानी 1 साल बाद आगे बढ़ती है। हम फिर से उसी गांव को देखते हैं जहां पर सब कुछ ठीक था और अब कई सारे नए लोग भी यहां पर रहने के लिए आ रहे थे। और वहीं हम दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी को भी देखते हैं, पर तभी वहां उसे शीशे में निया की आत्मा दिखाई देती है। उसी दौरान उसके पेट से बच्चा बाहर आ जाता है और तब हम निया की आत्मा को देखते हैं जो उस बच्चे को खा रही थी। यानी कि राधी की नानी की बात सही थी, ये कर्ज कभी ठीक नहीं होगा, बस किसी दूसरे श्राप में बदल जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। निया की आत्मा इस पूरे गांव में घूमेगी और जो भी बच्चा होने वाला होगा वो उसे ऐसे ही खा जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।